तो संख्या पद्धति में पद्धति दो तरह की होती है हमारे पास। पद्धति दो तरह की है, एक डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव पद्धति, और दूसरी होती है हमारी बाइनरी सिस्टम मतलब द्विआधारी पद्धति। दशमलव पद्धति में हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 10 अंक कौन कौन से हैं भैया? 10 अंक है हमारे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे 10 अंक हैं। ठीक है, तो 10 अंकों का प्रयोग करते हैं हम दशमलव पद्धति में, और द्विआधारी पद्धति में हम 2 अंकों का प्रयोग करते हैं 0 और 1। जितनी भी संख्याएं होंगी हमारे पास दशमलव पद्धति में, वो सभी संख्याएं जो हैं वो इन 10 अंकों से ही मिलकर बनी होंगी। दशमलव पद्धति में सबसे पहले जो अंक आए हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी में सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, उसी तरह से गणित में संख्याओं के लिए सबसे छोटी इकाई अंक है। ठीक है, तो अंकों से मिलने के बाद संख्याएं बनती हैं। तो संख्या यहां पे हमारे पास सबसे पहले जो संख्या आती है वो आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 अप टू कहीं तक भी हो सकती हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो संख्या आती है वो होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण, अभी ये जो प्राकृतिक संख्याएं थी, अगर उनमें हम अभी हमारा एक अंक नहीं आया हुआ है, वो अंक 0 है, अगर हम 0 को भी ऐड कर दें तो ये हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्याएं। डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे कि अनंत तक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होती, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो तुरंत हमें उससे अगली संख्या पता लग जाएगी, इसका मतलब वो सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्याओं के बाद में आते हैं हमारे पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक चिन्ह सहित संख्याएं होती हैं। 0, ±1, ±2, ±3, ये 2 तरह के हैं हमारे। एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर और ऋणात्मक मतलब निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे हैं वो प्लस वाली जितनी वैल्यू है हमारी +1, +2, +3, वो हमारे धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, और जो माइनस वाले हैं -1, -2, -3, वो सारे के सारे हमारे मिलकर हो जाएंगे निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय मतलब रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जितनी भी संख्याएं अभी तक देखी हैं हमने, वो चाहे प्राकृतिक हो, पूर्ण हो या पूर्णांक हो, वो सारी की सारी परिमेय हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले हमने लिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर, उसके बाद आया होल नंबर पूर्ण संख्याएं, उसके बाद आया हमारा इंटीजर, और उसके बाद आया परिमेय संख्याएं मतलब रैशनल नंबर। ठीक है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी ही क्या है, हमारी होल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर है। जितनी प्राकृतिक संख्याएं सारी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी की सारी हमारी इंटीजर हैं मतलब पूर्णांक है, और जितने भी इंटीजर हैं हमारे वो सारे के सारे क्या हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण भी हैं, वो पूर्णांक भी हैं, वो परिमेय भी हैं। जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारे पूर्णांक भी हैं और परिमेय भी हैं, और इसी तरह से जितने भी हमारे पूर्णांक हैं वो सारे के सारे हमारे परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं?
जो संख्याएं परिमेय नहीं है, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। मतलब जिन संख्याओं को हम अपोन के रूप में नहीं लिख सकते, पी अपोन क्यू के कंडीशन में नहीं लिख सकते, वो हमारी सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो √2 को हम बाहर पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, √3 को हम पूरा पूरा बाहर नहीं निकाल सकते, √5 को हम पूरा पूरा बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसी वजह से क्या है, ये इसी कारण से क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद आ रहा है हमारा संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के उनसे छोटे गुणनखंडों का योग वह संख्या खुद हो। जैसे संपूर्ण संख्या हमारे पास 100 तक 2 है, केवल 6 है और 28 है। 6 के जो है उससे छोटे गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और 3 है। अगर मैं 1, 2 और 3 को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। इस तरह से अगर 28 के गुणनखंडों को देखेंगे हम तो 1, 2, 4, 7 और 14। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 14 और 14 28। मतलब अगर उससे छोटे, संख्या से छोटे सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर वो संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी तुम्हारी, वो जाएंगी तुम्हारी संपूर्ण संख्या। इसके बाद आती है हमारी सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या कौन सी है, सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, या एक है तो जिनका लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे संख्याएं हमारी सम संख्याएं हैं। क्योंकि जिनके बाद में भी जिनका अंक लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो सभी की सभी हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगे, 2 से घट जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारी सम संख्याएं। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती वे हमारी विषम संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कहीं तक भी चले जाएंगे। तो सम में वे, सम मतलब इवन नंबर वे नंबर है जो 2 से पूरे पूरे विभाजित हो जाएंगे, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, और ये लास्ट के अंक है और इनसे आगे भी इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। विषम संख्याएं वे संख्याएं हो जाएंगी हमारी जिनका जो है 1, 3, 5 और 7, मतलब जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती। अगर हमें चेक करना है कोई संख्या सम है या विषम, तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। क्या है 3 कंडीशन हमारी, एक है सम प्लस सम इज इक्वल टू सम होना चाहिए, दूसरा सम प्लस विषम इज इक्वल टू विषम, और तीसरा विषम प्लस विषम इज इक्वल टू सम। कई बच्चों को डाउट होता है कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या, उसको चेक करने के लिए हम इन 3 जो हमारी कंडीशन है सम और विषम को चेक करने के लिए, इवन और ऑड को चेक करने के लिए इनके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। हमने मान लिया क्या कि 0 एक विषम संख्या है, पहले हम मान के चले कि 0 एक विषम संख्या है। 0 विषम संख्या है, इसका मतलब 0 को यहां रख सकते हैं हम। इसके बाद सम, कोई भी अंक एक सम लिया हमने वो इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 + 0 2 हो जाएगा। अब 2 तो क्या है, 2 हमारा एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, जबकि आना क्या चाहिए था हमारा, विषम संख्या है। इसका मतलब पहली कंडीशन फेल है हमारी विषम संख्या के लिए। और अगर मैं 0 को विषम मान रहा हूं तो क्या आ रहा है, 0 आना क्या चाहिए था, सम, जबकि मैंने क्या मान लिया इस बार, विषम, लेकिन विषम नहीं आया, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फेल है यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन देखिए हमने इसके लिए कि ये सम है या नहीं। विषम तो नहीं है, विषम का पक्का पता लग गया हमें कि विषम नहीं है, लेकिन अगर सम है या नहीं इसके लिए इन्हें चेक करेंगे। सम हमने मान के चला कि 0 एक सम संख्या है, 0 सम है, प्लस या तो 0 जोड़ दो उसमें या कोई भी सम संख्या जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, और यहाँ पे 0 + 2 करने पर 2 ही आ रहा है, इसका मतलब सम ही आ रहा। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। इसी तरह से अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं तो 0 एक सम संख्या है,
प्लस विषम कुछ भी जोड़ दो इसमें। इस बार हमने 3 ऐड कर दिया इसमें, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा 3, और 3 भी क्या है हमारी एक विषम संख्या है। तो इस तरह हमें बिल्कुल इन तीन कंडीशनों को चेक करने के बाद हमें पता लगा क्या कि 0 एक सम संख्या है। ये नोट करके लिखेंगे हम इस बात को कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे 4 के 1, 2 और 4 गुणनखंड है हमारे पास, 4 फैक्टर हैं। इसका मतलब जिन संख्याओं के हमारे 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे वो हमारे क्या भाज्य संख्याएं हो जाएंगे। 6 है, 1, 2, 3 और 6 से कट जाएगी 6, 1, 2, 3 और 6 से विभाजित हो जाएगी 6, तो 6 भी क्या है एक भाज्य संख्या है। फिर इस नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, मतलब ना ज्यादा ना कम, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड। अगर केवल 2 गुणनखंड है तो वे हो जाएंगे हमारी अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं 1 और 3। 5 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं 1 और 5। तो अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड है, जैसे 3, 5, 7 और बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। यहां पर नोट लिखेंगे हम। पहला नोट है हमारा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तीसरा, सबसे छोटा 0 न तो धनात्मक और न ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर लेंगे हम, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। फिर लेंगे हम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगर हम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 है, और 51 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 10 है। इस तरह से 1 से अगर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 25 हो जाएंगे। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 है, 51 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 10 है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या हमारी टोटल 25 है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा
सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं जिनका में से एक होता है, जिनका में से एक होता है वे हमारी सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर इनकी बात करें हम 3, 5, 10, 11, बहुत सारी संख्याएं हमारे पास मिल जाएंगी। दो लगातार संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती हैं, क्योंकि उन दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का में से हमेशा एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम सहभाज्य संख्याओं के बाद हमारे पास जो बचती हैं जातीय मान और स्थानीय मान की बात करेंगे। संख्याएं तो मेन हमारी यहीं तक है, संख्याएं जो हमारी सारी की सारी जो वास्तविक संख्याएं मेन हमने वो सभी ले ली हैं। ठीक है, जातीय स्थानीय मान की बात करने से पहले थोड़ा सा हम बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति पे बात कर लेते हैं। द्विआधारी संख्याएं हमारी दो हैं, 0 और 1। बाइनरी सिस्टम में केवल दो संख्याओं को यूज करते हैं, 0 और 1 का। ये दोनों संख्याएं ही कई बार जीके के रूप में क्वेश्चन में जीके में पूछी गई हैं कि कंप्यूटर किन दो संख्याओं को समझता है, तो कंप्यूटर केवल दो संख्याओं को समझता है, 0 और 1 को। अब इन संख्याओं को हम प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे हमने एक संख्या उठाई, अगर बाइनरी सिस्टम की बात करें, बाइनरी सिस्टम हमारे कोर्स में नहीं है, केवल ये जो है कभी कभार जीके के रूप में आया है, फिर भी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने लिया है 25 को हम बाइनरी सिस्टम में अगर लिखेंगे तो किस तरह से 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12, यहाँ पे रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर लिखते चले जाएंगे हम। 2 से डिवाइड करेंगे 6 और रिमाइंडर यहाँ पे 0, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, रिमाइंडर यहाँ पे भी 0, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 और यहाँ पे रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा। इधर से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम 25 को बाइनरी सिस्टम में लिखना चाह रहे हैं तो 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम इसे। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 फिर डबल करेंगे 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब 16 का डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा, लेकिन 32 25 से बड़ा है, इसलिए ये नहीं लेने के, केवल हम उससे छोटी संख्या लेंगे। अब 25 किस किस को जोड़कर बना सकते हैं, हम उन्हें देखना है हमें। केवल 25 किस किस को जोड़ के बना सकते हैं? 16 और 8 24 और 1 25। तो जिनका यूज करा है, जिनका प्रयोग करा, उनके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी जो भी संख्या बची है उनके नीचे 0 लिख देंगे। तो हम डायरेक्ट भी इस तरह से बाइनरी सिस्टम को समझ सकते हैं। बाइनरी सिस्टम हमारे कंपटीशन की कोचिंग में इन क्वेश्चनों में हमारे जो यूपी पुलिस या रेलवे ग्रुप डी है उनमें नहीं आना है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। तो बाइनरी सिस्टम इस तरह से हम बना सकते हैं किसी भी संख्या का बाइनरी।